कल इसका हमने स्ट्रक्चर समझा, ठीक है। अब हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन समझते हैं कि इस प्रैक्टिकल में उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया। यहाँ वेरिएबल उनके पास थी दो चीजें। पहला वेरिएबल था प्लेट और P1 P2 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करना और इसकी पोलैरिटी चेंज करना। दूसरा वेरिएबल उनके हाथ में था इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी को घटाना बढ़ाना और इंसिडेंट लाइट की कलर को चेंज करना। रेड ले लें या ग्रीन ले लें या ब्लू ले लें और हल्की सी लाइट लाएं या स्ट्रॉन्ग लाइट लाएं। दो वेरिएबल उनके हाथ में थे। कौन से वेरिएबल? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट P1 एंड प्लेट P2। अनदर वेरिएबल द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। हर कलर के लिए एक खास फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट और इंटेंसिटी ऑफ लाइट। और उनके ऑब्जर्वेशन में क्या था? ऑब्जर्वेशन में उनके दो ऑब्जर्वेशन थे, वोल्टेज और करंट। ठीक है। अब सबसे पहली बात, सबसे पहला ऑब्जर्वेशन उन्होंने क्या देखा? उन्होंने ये देखा सबसे पहला ऑब्जर्वेशन कि अगर इस क्वार्ट्ज विंडो से कोई भी लाइट इंसिडेंट नहीं कर रहे हैं प्लेट P1 पर, एमीटर पर, तो यहां मिली एम्पियर मीटर में कोई भी करंट नहीं है, यानी सर्किट इनकम्प्लीट पड़ा हुआ है। P1 और P2 के बीच में कोई भी इलेक्ट्रिकली कनेक्शन नहीं है, कोई कंडक्टिविटी, कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी नहीं है P1 और P2 के बीच में। और जैसे ही लाइट इंसिडेंट करते हैं, लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी, कोई एरी गैरी लाइट नहीं है, लाइट भी खास लाइट, जब एक लाइट यहां इंसिडेंट करते हैं लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी, तुरंत यहां मिली एम्पियर मीटर में डिफ्लेक्शन आता है और ये रिप्रेजेंट करता है फ्लो ऑफ करंट बिटवीन P एंड P2, P1 एंड P2। जैसे ही लाइट यहां से बंद करते हैं, लाइट का इंसिडेंट बंद करते हैं, तुरंत साइमल्टेनियसली, इंस्टेंटली, इंस्टेंटली, साइमल्टेनियसली एंड इंस्टेंटली, दोनों फिनोमिनन बिल्कुल इंस्टेंट है। लाइट का इंसिडेंट होना और करंट का मिलना एक ही घटना है, लाइट का ऑफ होना और करंट का बंद हो जाना बिल्कुल एक साथ है, बीच में कोई भी गैप नहीं है, कोई टाइम का लैग बीच में नहीं है। ठीक है। पहला ऑब्जर्वेशन, पहला ऑब्जर्वेशन के क्या कि जब तक लाइट इंसिडेंट कर रहे P1 प्लेट एमीटर पर, तब तक मिली एम्पियर मीटर में करंट है, यानी सर्किट में करंट चल रही है। जैसे ही लाइट ऑफ कर दी, यहां से लाइट बंद कर दी, मिली एम्पियर मीटर का डिफ्लेक्शन जीरो हो गया, करंट भी बिल्कुल जीरो हो गई, कोई करंट यहां नहीं आ रही। सेकंड उनका ऑब्जर्वेशन था कि P1 और P2 के बीच में उन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस वेरी किया। P1 को रखा निगेटिव विद रेस्पेक्ट टू P2, P1 को रखा निगेटिव विद रेस्पेक्ट टू P2, और P2 का पॉजिटिव पोटेंशियल कंटिन्यूसली इंक्रीज करते चले गए। P2 का पॉजिटिव पोटेंशियल कंटिन्यूसली इंक्रीज करते चले गए, P1 को निगेटिव रखा इन्होंने। ठीक है। मतलब यह है कि यहाँ जो वाइपर आर्म है, वाइपर आर्म को उन्होंने इनिशियली बिल्कुल एक दूसरे के यहाँ ले लिया आमने सामने। तो जिस पोटेंशियल पर P1 है उसी पोटेंशियल पर P2 है, और फिर उसके बाद क्या हुआ, इसे हटाते चले गए तो P1 ज्यादा पॉजिटिव होता गया, P2 ज्यादा नेगेटिव होता चला गया। या यूं कहो कि जो P1 है, P1 को यहाँ जीरो पर रख लिया और ये जो नीचे वाला वाइपर है इसे खिसकाते जा रहे हैं, तो फिर P2 क्या हो रहा है, मोर एंड मोर पॉजिटिव होता चला जा रहा है। तो एक ग्राफ उन्होंने ड्रॉ किया। उन्हें कैसा ग्राफ मिला? अजीब सा ग्राफ मिला उन्हें। एक्स एक्सिस पर उन्होंने लिया था क्या, पोटेंशियल ऑफ P2 विद रेस्पेक्ट टू P1, P1 के रेस्पेक्ट में P2 का पोटेंशियल। ठीक है। P1 को रखा जीरो पोटेंशियल पर और P2 को भी रखा जीरो पोटेंशियल पर। तो उन्होंने देखा कि यहां मिली एम्पियर मीटर में हल्की सी करंट है, हल्की सी करंट है यहां मिली एम्पियर मीटर में। कब? जबकि इस क्वार्ट्ज विंडो के थ्रू लाइट का इंसिडेंट किया जा रहा है।
ये एक्स एक्सिस पर हम ले रहे हैं पोटेंशियल, पॉजिटिव पोटेंशियल, पॉजिटिव पोटेंशियल। तो जब जीरो पोटेंशियल है P2 का विद रेस्पेक्ट टू P1, तब करंट जीरो नहीं है, हल्की फुल्की करंट है। और यहाँ y एक्सिस पर लिया है फोटो इलेक्ट्रिक करंट, जो करंट यहाँ फ्लो हो रही है उसका नाम रख दिया फोटो इलेक्ट्रिक करंट। जब P2 का पोटेंशियल जीरो है तब भी हल्की फुल्की करंट है। जैसे जैसे P2 का पोटेंशियल इंक्रीज करते चले आते हैं, जैसे जैसे P2 का पोटेंशियल इंक्रीज करते चले आते हैं, वैसे वैसे करंट लगातार इंक्रीज होती चली जाती है, लेकिन एक सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू पर जाकर के कांस्टेंट हो जाती है। P2 का पोटेंशियल जीरो तो हल्की करंट, P2 का पोटेंशियल पॉजिटिव करा, हल्का सा पॉजिटिव किया तो करंट बढ़ गई, P2 का पोटेंशियल और पॉजिटिव किया और ज्यादा पॉजिटिव, करंट और बढ़ गई, P2 का पोटेंशियल और ज्यादा पॉजिटिव किया, करंट और इंक्रीज हो गई, P2 का पोटेंशियल और बढ़ाया, करंट इंक्रीज हुई, फिर P2 का पोटेंशियल बढ़ाते जा रहे हो, करंट का इंक्रीज होना बंद हो गया। करंट नहीं बंद हुई, करंट का बढ़ना रुक गया। अब जितनी करंट मैक्सिमम तक हो सकती थी वो हो गई, करेक्ट। उसके बाद इन्होंने देखा कि यहां से जो लाइट में इंसिडेंट कर रहा हूं उस लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दो। जो लाइट इंसिडेंट कर रहे थे उस लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दी। सपोज पहले लगा रखा था इसके सामने 100 वाट का बल्ब, अब लगा दिया 200 वाट का बल्ब, तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग लाइट यहाँ इंसिडेंट हो रही P1 पर। फिर से उन्होंने ग्राफ बनाया तो उन्होंने देखा कि फिर से वही कंडीशन है कि जीरो पोटेंशियल पर हल्की सी करंट है, लेकिन थोड़ी सी करंट अब बढ़ गई। वो ये कैसी है? लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लाइट की लो इंटेंसिटी पर। जब इंटेंसिटी ज्यादा करी लाइट की, इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी इंक्रीज करी, तो अब जीरो पोटेंशियल पर करंट इंक्रीज हो गई, पहले से ज्यादा हो गई जीरो पोटेंशियल पर। जितनी पहले थी जीरो पोटेंशियल पर उससे थोड़ी सी ज्यादा हो गई। और जैसे जैसे P2 का पोटेंशियल बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे करंट लगातार क्या हो रही है? बढ़ती चली आ रही है। और लेकिन अब फिर से वही कंडीशन आ गई कि अब भी करंट क्या हुई, अब भी एक सर्टेन लेवल पर पहुंचकर करंट का बढ़ना बंद हो गया, करंट का बढ़ना बंद हो गया। ये क्या है? ये कब है? जब हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लाइट की हाई इंटेंसिटी, यहां पर हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट यहां इंसिडेंट हुई। तो दोनों ही केस में उन्होंने देखा कि जब जीरो पोटेंशियल है, किसका जीरो पोटेंशियल है? P2 का जीरो पोटेंशियल है, P1 तो जीरो पर है ही है। पूरे ऑब्जर्वेशन में P1 तो है ही जीरो पर, और P2 को भी जीरो पोटेंशियल पर रखा। किसकी मदद से? इस पोटेंशियल डिवाइडर की मदद से। तो उन्होंने देखा कि जब लाइट, हल्की सी लाइट इंसिडेंट कराते हैं तो हल्की सी करंट चल रही है। करंट कहां से देख रहे हैं? वो करंट देख रहे हैं मिली एम्पियर मीटर की रीडिंग। जब लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाई तो थोड़ी सी करंट बढ़ गई। जैसे जैसे पॉजिटिव पोटेंशियल P2 का बढ़ाते जाते हैं, जैसे जैसे इसको पहले इस जीरो पर रखा, इसे भी जीरो का, फिर इसका पोटेंशियल करा +2 वोल्ट, फिर करा +10 वोल्ट, फिर करा +20 वोल्ट, फिर करा +50 वोल्ट। तो जैसे जैसे पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज कर रहे हैं P2 का, वैसे वैसे ग्राफ में करंट बढ़ती चली आ रही है। ये करंट, ये पोटेंशियल, करंट बढ़ती चली आ रही, करंट बढ़ती चली आ रही, करंट बढ़ती चली आ रही, करंट बढ़ती चली आ रही है। एक सर्टेन इंस्टेंट ऐसा आया कि अब आप P2 का पोटेंशियल कितना भी स्ट्रॉन्ग कर लें, करंट का बढ़ना बंद हो गया, करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच गई। लेकिन यही काम अगर किया जाए तेज लाइट इंसिडेंट करके, तो भी वही की वही बात होती। जीरो पोटेंशियल पर अब थोड़ी सी ज्यादा करंट है, आपने पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाया, जीरो पोटेंशियल बढ़ाया 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 और बढ़ाया और बढ़ाया, करंट बढ़ती गई, लेकिन अब भी कहीं ना कहीं पहुंचकर करंट का बढ़ना बंद हो गया। लेकिन अब जो मैक्सिमम सैचुरेट करंट है ये पहले वाली करंट से ज्यादा है। दिस करंट इज द सैचुरेटेड करंट। सैचुरेटेड करंट ज्यादा है अब, किसके साथ, किससे ज्यादा है? उससे ज्यादा है जब लाइट यहां कम इंसिडेंट थी। ठीक है। अब बाकी साइंटिस्ट ने पूछा भाई बताओ तो सही, अच्छा ऐसा हो क्यों रहा है? तो उन्होंने कहा भाई देखो मेरे तो बात समझ में आ रही है, एक सोची सिंपल सी, क्या कि जब यहाँ लाइट इंसिडेंट करते हैं तो ये जो लाइट है ये इस मेटल प्लेट के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दे देती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी देती है। और कुछ इलेक्ट्रॉन को एनर्जी इतनी मिल गई कि वो उस एनर्जी को लेकर मेटल सरफेस के बाहर आ गए। ठीक है।
मेटल सरफेस के बाहर आ गए। बिल्कुल वैसी सी घटना समझो जैसे कि आप क्या करें, ऐसी सी घटना समझो कि आपने तालाब में, यहाँ पानी भरा हुआ था, तालाब में एक पत्थर फेंक के मारा आपने, तो क्या हुआ, छींटे उड़ी ना यहाँ से। तो ऐसे ये छींटों की तरह से ये इलेक्ट्रॉन उड़ गया, यहाँ निकल गया। अब ये जो छींटे हैं, इसमें अगर 100 छींटे बनी तो जरूरी नहीं सारी छींटों की वेलोसिटी एक जैसी होगी। कोई तो छींट यहां से उड़ेगी, यहीं गिर जाएगी, कोई बाहर तक भी, काफी दूर तक भी चली जाएगी। तो उन्होंने ये कहा कि यहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं, इजेक्ट नहीं एमिट हो रहे हैं प्लेट P1 से। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं उन सारे इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी एक जैसी नहीं है। कोई इलेक्ट्रॉन तो ऐसा है जो बस प्लेट से एमिट हुआ और इसके अंदर बिल्कुल कुछ चलने फिरने की एनर्जी थी ही नहीं, तो भाई यही बाहर निकलकर बाहर आकर रुक गया। कुछ इलेक्ट्रॉन थोड़ा और दूर तक चले गए, और दूर तक चले गए, लेकिन कुछ इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन ऐसे भी थे जिनमें बड़ी जबरदस्त एनर्जी थी। वो P1 से निकलकर कहां तक भी पहुंच गए, P2 तक पहुंच गए। हालांकि देखो P1 P2 के बीच में इतना बड़ा गैप नहीं होता, जितना बड़ा गैप मैंने डायग्राम में बना रखा, छोटा सा गैप होता है जो एक्चुअल में ट्यूब होती है। हमने तो अपने डायग्राम में कंजेशन से बचने के लिए सब बना लिया। तो उन्होंने कहा कि ज्यादातर इलेक्ट्रॉन यहीं इकट्ठे हो जाते हैं, इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन ऐसा है जो P2 पर पहुंच पाता है। बाकी यहां एक P1 के चारों तरफ एक क्लाउड जैसा बन जाता है, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड, बादल जैसा एक स्ट्रक्चर बन गया। चारों तरफ निगेटिव चार्ज आ गया, इसके यहां इकट्ठा हो गया एक क्लाउड जैसा, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो गए। सारे तो नहीं पहुंच पाए। तो जब यह ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर इंसिडेंट लाइट से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपल्शन का सामना करना पड़ता है। तो फिर फर्दर इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन खत्म हो जाता है जब यहाँ ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो गए। लेकिन इनमें से कुछ इक्का दुक्का इलेक्ट्रॉन ऐसे भी होते हैं जो बिना किसी अट्रैक्शन के, बिना किसी बुलावे के पहुंच जाते हैं प्लेट P2 पर, P2 पर पहुंचते रहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन P2 पर पहुंच रहा है वही इलेक्ट्रॉन का मोशन हमें यहां मिली एम्पियर मीटर में एज करंट दिखाई देता है। ठीक है। अब उसके बाद क्या करा उन्होंने, कहा देखो जी मैंने पॉजिटिव प्लेट बढ़ाई, इसका P2 का पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाया। तो पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाने से क्या हुआ कि P1 और P2 के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश कर दिया। देखो जब P1 और P2 दोनों ही जीरो पोटेंशियल पर हैं तो जो मैंने ग्रीन लाइन बना रखी है इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को ना तो कोई रोकने वाला है और ना कोई इन्हें सपोर्ट करने वाला है। अगर है हिम्मत तो पहुंच जाओ P2 तक, नहीं है तो भैया यहीं खड़े रहो। तो इक्का दुक्का होते हैं, सैकड़ों हजारों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से एमिट हुए, उनमें से इक्का दुक्का होता है जो इलेक्ट्रॉन जिसमें इतनी हिम्मत होती है, इतनी काइनेटिक एनर्जी होती है कि वो P2 तक पहुंच जाता है। तो P1 से अच्छा P2 तक पहुंचते ही क्या हुआ, P2 पे इलेक्ट्रॉन पहुंचा और वो ये रास्ते से होते हुए बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में। ठीक उसी समय एट द सेम टाइम बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से एक इलेक्ट्रॉन निकला और ये इस पूरे रास्ते से यहाँ होते हुए कहाँ गया, P1 पर आ गया। इलेक्ट्रॉन्स का मोशन शुरू हो गया एक तरह से, और वो इलेक्ट्रॉन का मोशन ही यहाँ दिखाई देता है मिली एम्पियर मीटर में। अब जब P2 का पॉजिटिव पोटेंशियल किया, हल्का सा पॉजिटिव लगाया इसके ऊपर, तो एक हल्का सा इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया P1 से P2 के, P2 से P1 की तरफ को, क्योंकि P2 पॉजिटिव है, P1 जीरो पोटेंशियल पर है, तो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ को क्या हुआ, एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गया। तो क्या हुआ, अब ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ क्लाउड में रुके हुए थे उन इलेक्ट्रॉन्स पर एक फोर्स लगने लगा Q इंटू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड में है, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगने लगा। तो अब इस क्लाउड में से कुछ इलेक्ट्रॉन जिनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी नहीं थी जो P1 से P2 तक पहुंच सके, उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन इस अट्रैक्शन के कारण, इस फोर्स के कारण P2 पर पहुंचना शुरू कर देते हैं। तो इसका मतलब अब P2 पर पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड लार्जर हो जाते हैं एज कंपेयर टू द कंडीशन व्हेन P2 इज एट जीरो पोटेंशियल।
That's why the increased positive potential of P2 result in larger current. जैसे जैसे आप P2 का पोटेंशियल इंक्रीज करते रहते हैं, पॉजिटिव पोटेंशियल, मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स P2. अच्छा, P2 के हल्का, जब हल्का सा पॉजिटिव दिया तो सारे इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं अट्रैक्ट हो पाए? यहां पर हल्का सा जब आपने पॉजिटिव दिया तो इनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन जिनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी नहीं थी जो P2 पर पहुंच सके अपने आप, लेकिन काइनेटिक एनर्जी थी। भाई सपोज आपको एक इलेक्ट्रॉन को P1 से P2 पर तक पहुंचने के लिए 10 जूल की एनर्जी चाहिए। अब अगर किसी इलेक्ट्रॉन में एमिट होते हुए किसी इलेक्ट्रॉन में 10 जूल की एनर्जी, वो तो P1 से P2 पर पहुंच जाएगा, उसे किसी सहारे की जरूरत ही नहीं है। लेकिन आपने हल्का सा सहारा दे दिया तो वो इलेक्ट्रॉन जिसकी काइनेटिक एनर्जी 7 जूल थी, P2 तक पहुंचने के लिए काफी नहीं थी, उसे आपने 2 जूल और दे दी, 3 जूल और दे दी, तो क्या हुआ? उसको 10 जूल मिल गई, वो भी P2 पर पहुंच गया। लेकिन अभी भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ ऐसे हैं जिनकी अपनी एनर्जी 2 जूल है, 5 जूल है। उन 2 जूल वालों, 5 जूल वालों को आपने अगर 3 जूल दे भी दिया एक्स्ट्रा, तो भी क्या हुआ? तो भी उनकी एनर्जी P2 पर पहुंचने वाली नहीं हुई। तो जब P2 का हल्का सा पॉजिटिव आपने किया तो सारे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट नहीं हुए, वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो गए जिनमें काइनेटिक एनर्जी थी थोड़ी सी, लेकिन थोड़ा कम पड़ रही थी, जरा मरा सी कम पड़ रही थी, वो कमी आपने पूरी कर दी। जब आपने P2 को और ज्यादा पोटेंशियल दिया तो अब जो इलेक्ट्रॉन ठंडे पड़े हुए थे यहाँ, उनमें भी थोड़ी जान आई। आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, इलेक्ट्रिक फील्ड ने 5-5 सब ने इलेक्ट्रिक फील्ड ने कह लो 5-5 जूल मेरी तरफ से, तो जिसकी 5 जूल थी ऑलरेडी उसकी 10 जूल हो गई, वो पहुंच गया। लेकिन जिसकी 2 जूल थी उसको तो अब भी साथ में रह गया, वो तो अभी भी नहीं पहुंच पा रहा P2। तो अभी यह क्लाउड बना हुआ है। जैसे जैसे आप ज्यादा 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 पोटेंशियल कर रहे हैं पॉजिटिव, वैसे वैसे ज्यादा 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 इलेक्ट्रॉन्स पहुंचते जा रहे हैं कहां? P2 पर। अब P2 का पोटेंशियल आपने बढ़ाते बढ़ाते इतना ज्यादा पोटेंशियल कर दिया कि इवन द इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स P2, कि जो बिल्कुल जीरो एनर्जी पर था, रेस्ट पर रखा हुआ था यहाँ, जिसमें काइनेटिक एनर्जी थी नहीं, उसको भी काइनेटिक एनर्जी इतनी मिल गई इलेक्ट्रिक फील्ड से कि वो काइनेटिक एनर्जी लेकर P2 पर पहुंच गया। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ने 10 की 10 दे दी, सबको दे दी, भाई 10-10 जूल मेरी तरफ से, जिसके पास है उसको भी 10 जूल, जिसके पास कुछ नहीं है उसको भी 10 जूल। तो जिसके पास पहले 2-3 जूल थी वो तो उसके तो मजे आ गए, वो तो 10 जूल लेकर के घड़ा धड़ाधड़ पहुंच गया P2 पर, फटाक से पहुंच गया। लेकिन जिसपे कुछ भी नहीं थी उसको भी तो मिल गई अब। तो एक कंडीशन ऐसी आई कि P2 जो पॉजिटिव है, P2 है जो P2 का पॉजिटिव पोटेंशियल ऐसा इतना हो गया कि जो भी इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है एक सेकंड में, जितने भी इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं पर सेकंड P1 से, वो सारे ही इलेक्ट्रॉन P2 पर पहुंचने लगे। बात समझ आई? जब P2 का पोटेंशियल 0 है तो पता लगा 100 इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे थे पर सेकंड, 100 में से 4-5 पहुंच पा रहे थे अपने आप P2 पर। तो उन 4-5 के कारण हल्की सी करंट दिखाई दे रही थी। आपने इसका P2 का थोड़ा सा पोटेंशियल बढ़ाया पॉजिटिव, तो इस 100 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड एमिट हो रहे हैं, जैसे जैसे लाइट आ रही है, तो 100 में से 20 पहुंचने लगे, थोड़ी करंट बढ़ गई। आपने इसका पॉजिटिव पोटेंशियल और बढ़ाया, 100 में से 50 पहुंचने लगे, करंट और बढ़ गई। एक टाइम ऐसा है कि एक सेकंड में 100 एमिट हो रहे हैं, 100 के 100 पहुंच गए P2 पर। 100 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड एमिट हुए, 100 के 100 पहुंच गए P2 पर। अब जब 100 के 100 पहुंच गए P2 पर, तो अब आप P2 का पोटेंशियल कितना ही पॉजिटिव करते रहो, जब यहाँ है ही नहीं इलेक्ट्रॉन बढ़ने के लिए। तो क्या हुआ? अब करंट का बढ़ना बंद हो गया। अब आप P2 का पॉजिटिव पोटेंशियल कितना भी इंक्रीज कर लीजिए, करंट फ्लो कर रही है। लेकिन अब क्या कंडीशन आ गई कि पर सेकंड जितने इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे हैं P1 से, वो सारे के सारे अट्रैक्ट हो गए P2 पर। तो इलेक्ट्रॉन बढ़ने की गुंजाइश ही नहीं बची, इसलिए करंट क्या हो गई? करंट आपकी कांस्टेंट हो गई। करंट रुकी नहीं है, करंट का बढ़ना बंद हो गया। फिर उसके बाद क्या करा, हर्ट्ज ने कहा देखो जी, अब जब मैंने लाइट यहां ज्यादा स्ट्रॉन्ग लाइट दे दी, तो इस स्ट्रॉन्ग लाइट ने पर सेकंड एमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन्स को बढ़ा दिया।
जब मैंने यहाँ 100 वाट का बल्ब जला रखा था तो 1 सेकंड में 100 इलेक्ट्रॉन एमिट कर रहा था P1। जब मैंने यहाँ 200 वाट का बल्ब लगा दिया तो 1 सेकंड में 200 एमिट कर रहा है, क्योंकि लाइट ज्यादा आ रही है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल पा रही है बाहर निकलने के लिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो गए पर सेकेंड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड पर सेकेंड इंक्रीज हो गए। अब क्या होगा, तो फिर मैक्सिमम करंट, ये वाली मैक्सिमम करंट किसकी थी, 100 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड की थी। ये वाली मैक्सिमम करंट कितनी, 200 इलेक्ट्रॉन पर सेकंड की है। तो भैया करंट तो बढ़ी जाएगी। तो उन्होंने ये क्या कहा कि क्या ऑब्जर्वेशन था, देखो कि पॉजिटिव P2 का जीरो पोटेंशियल पर भी हल्की फुल्की करंट है। जैसे जैसे आप पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे करंट इंक्रीज होती है और एक सर्टेन करंट मैक्सिमम पहुंचकर सैचुरेट हो गई। और ये सैचुरेट करंट डिपेंड करती है इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंसिडेंट पर। सैचुरेट वैल्यू डिपेंड करती है इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द प्लेट। ठीक है, बात समझ आई यहां से? उसके बाद उन्होंने क्या करा, इस वाइपर आर्म को सेट करा। अब उल्टा काम कर दिया। क्या काम करा कि P2 को निगेटिव कर दिया और P2 को पॉजिटिव कर दिया। यानी P1 से एमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन्स जिनको पहले P2 कह रहा था आ जाओ भाई आ जाओ, अब P2 ने कह रहा नहीं, यहां नहीं, कोई जरूरत नहीं है, दूर रहो यहां से। रिपल्शन होने लगा, अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन अपने आप पहुंच रहे थे बिना किसी अट्रैक्शन के, बिना किसी सहारे के, अब बेचारे वो भी रुकेंगे। जब यहाँ अपोजिशन दिखाई दे रहा है, सामने निगेटिव दिखाई दे रहा है, इन्हें निगेटिव इलेक्ट्रॉन है, सामने निगेटिव दिखाई दे रही प्लेट P2, तो क्या होगा, फिर नहीं जाएंगे वहां। लेकिन इक्का दुक्का तो बदमाश ऐसे होंगे जो अब भी पहुंच जाएंगे। मैं क्या डरूं तेरे निगेटिव से। P2 निगेटिव हो गया, हल्का सा निगेटिव हुआ। कुछ इलेक्ट्रॉन जिनमें बहुत ही ज्यादा चंचल थे, जो बहुत ही ज्यादा शैतान थे, है चल हम डर है इसके P2 निगेटिव से, चल हम देखेंगे कैसा निगेटिव, पहुंच गए। तो पहुंच गए यहां। अब जब पहुंच गए तो करंट शो करेगी। तो क्या हुआ कि जब हल्का सा निगेटिव दिया, लेकिन ऐसी तो बात नहीं है भाई, जो जितने इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे थे जीरो पोटेंशियल पर, उसमें से कुछ तो रुक ही जाएंगे, है ना। जिनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत तगड़ी वाली वो तो पहुंच जाएंगे, लेकिन जिनकी काइनेटिक एनर्जी हल्की फुल्की थी वो तो रुक ही जाएंगे। तो उन्होंने कहा देखो भैया करंट कम हो गई। जब मैंने P2 का पोटेंशियल निगेटिव करा तो क्या हुआ, करंट नीचे आने लगी। और एक सर्टेन वोल्टेज ऐसा आ गया P2 का, एक सर्टेन वोल्टेज ऐसा आ गया जिस सर्टेन वोल्टेज पर पहुंचकर कोई भी इलेक्ट्रॉन की हिम्मत नहीं पड़ी अब इस P2 तक पहुंचने की। जो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन थे, उन इलेक्ट्रॉन्स को भी इस P2 के निगेटिव ने रोक दिया, रोक दिया बिल्कुल। तो इस पोटेंशियल को कहा गया स्टॉपिंग पोटेंशियल या स्टॉपिंग वोल्टेज। क्या कहा गया, स्टॉपिंग वोल्टेज। स्टॉपिंग वोल्टेज क्या है, कोई मुझे बता पाएगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, कोई ट्राई करे बताने का। इन्होंने बिल्कुल सही बात बताई है। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, कलेक्टर का ऐसा निगेटिव वोल्टेज एमीटर के रेस्पेक्ट में, कलेक्टर का एमीटर के रेस्पेक्ट में ऐसा निगेटिव वोल्टेज जिस वोल्टेज पर पहुंचकर फोटो इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाए, इस पोटेंशियल को हम बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। हाँ, लेकिन थोड़ी सी बात अभी भी अधूरी है, ये थोड़ी सी बात अधूरी है, इसको पूरा करेंगे अभी। देखो, ये जीरो पोटेंशियल था P2 का पोटेंशियल -1 करा तो करंट कम हो गई, P2 का पोटेंशियल -2 करा तो करंट कम हो गई, P2 का पोटेंशियल -3 करा तो करंट कम हो गई, P2 का पोटेंशियल करा -4, करंट बिल्कुल जीरो। अगर P2 का पोटेंशियल में -5 कर दूं तो करंट जीरो, जीरो से कम क्या होगी भाई। अगर मैं P2 का पोटेंशियल -10 कर दूं तो करंट जीरो, जीरो से कम क्या होगा, कुछ नहीं। करंट जीरो से कम तो हो ही सकती, नेगेटिव में करंट नहीं होती। लेकिन -1 वोल्ट पर करंट जीरो नहीं हुई, -2 वोल्ट पर करंट जीरो नहीं, -3 वोल्ट पर करंट जीरो नहीं हुई, -4 वोल्ट पर आकर करंट जीरो हो गई। तो हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे मिनिमम निगेटिव वोल्टेज।
मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर विद रेस्पेक्ट टू एमीटर एट विच फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज स्टॉप्ड, जिस पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिल्कुल रुक जाए। कलेक्टर का वो कम से कम नेगेटिव पोटेंशियल एमीटर के रेस्पेक्ट में, कलेक्टर का एमीटर के रेस्पेक्ट में वो कम से कम नेगेटिव पोटेंशियल जिस पोटेंशियल पर पहुंचकर फोटो इलेक्ट्रिक करंट पूरी तरह से रुक जाए, इस नेगेटिव पोटेंशियल को हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। और बहुत ही बढ़िया सी उन्होंने ऑब्जर्वेशन देखा हर्ज ने, और समझ आया नहीं उन्हें कि ऐसे क्यों हो रहा है कि जब लाइट की इंटेंसिटी कम थी तब भी, और जब लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा थी तब भी स्टॉपिंग पोटेंशियल वही का वही आया। मतलब स्ट्रॉन्ग लाइट, कम लाइट इंसिडेंट करी, हल्की सी लाइट इंसिडेंट करी, -4 वोल्ट पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट रुक गई। बहुत तकड़ी लाइट इंसिडेंट कर दी, 100 वाट के बजाय 1000 वाट का बल्ब लगा दिया, तब भी -4 वोल्ट पर ही आकर करंट रुक गई। स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहा। एज फार एज द कलर ऑफ लाइट इज केप्ट कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज केप्ट कांस्टेंट। बात इतनी समझ आई? ये था वेरिएशन ऑफ करंट, वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विद रेस्पेक्ट टू व्हाट, विद रेस्पेक्ट टू द पोटेंशियल ऑफ, पोटेंशियल ऑफ पोटेंशियल ऑफ क्या, पोटेंशियल ऑफ कलेक्टर। क्लियर है बात? चलो मैं अगली मीटिंग शुरू कर दूं क्योंकि बात पूरी हो जाएगी यहीं तक।